हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए सीडीएस सेकंड पेपर का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। इस पेपर को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हम 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पार्ट बी में 51 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 by 1 एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आपकी बुकलेट का जो भी सीरीज होगा आप उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर मैच कराते चले जाइए। ठीक, तो मेरे पास जो बुकलेट है वो उसका सेट सी है, तो मैं जो क्वेश्चन नंबर बताऊंगा वो सी के हिसाब से, बुकलेट सी के हिसाब से बताऊंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, तो आप लोग अपनी अपनी बुकलेट में उस क्वेश्चन को मैच कराते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आंसर टिक करने में और खुद का इवैल्यूएशन करने में आसानी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेट है वो है सेट सी, और इस वीडियो को मैंने जैसे पहले भी बता दिया कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए, ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे सेट सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 candidates appeared in an examination. The marks of the candidate who passed in the examination are 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4 and 7. What is the median of mark of all the 15 candidates? इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया कि 15 अभ्यर्थी एक परीक्षा में बैठते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके अंक 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4 एंड 7 है। सभी 15 विद्यार्थियों के अंकों की माध्यिका क्या है? तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमको जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, तो 9 जो मार्क्स है वही गिवन है, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4 एंड 7। ये उन स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो पास हुए हैं। ठीक, और जो पास नहीं हुए हैं उनके मार्क्स यहाँ पे गिवन नहीं हैं। और टोटल बोला गया है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 15 है। ठीक, क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन हमारी गिवन थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 15 है। अब देखो अगर हम मार्क्स देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब कि 10 स्टूडेंट पास हैं और 5 स्टूडेंट फेल हुए होंगे। ठीक, अब अगर सबसे कम मार्क्स देखें किसका आया है? 4। सबसे कम मार्क्स जो आया है वो कितना आया है? 4। इसका मतलब कि जो 4 मार्क्स से कम पाया होगा वो फेल होगा। ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके मार्क्स 4 से कम होंगे। ठीक, मान लिया कि जो फेल हैं उनके मार्क्स x1, x2, x3, x4 एंड x5 कुछ भी रहा होगा। ठीक, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमने मान लिया कि ये सारी वैल्यू 4 से कम होंगी। ठीक, क्योंकि 4 से कम होंगी तभी वो फेल होंगे। ठीक, x1, x2, x3, x4, x5। देन अब जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे मीडियन पूछा गया है, और मीडियन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेटा आपके गिवन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 4, 5, देन 6 2 टाइम है तो 2 टाइम्स 6 लिखेंगे। 7 2 टाइम है तो 2 टाइम्स 7, 8, 8, 9 एंड 9। इतने सारे डेटा हमारे पास है। अब हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए हमारे पास? 15 हो गए हैं। और इन्हीं 15 डेटा की हमको क्या निकालनी थी? मीडियन। तो मीडियन के लिए हमने पढ़ा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट इज n, अगर यहाँ पे 15 है और जो कि ऑड नंबर है। ठीक, तो मीडियन के लिए हमने क्या पढ़ा था? n+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक, तो यहाँ पे देखो 15 डेटा है +1 अपॉन 2।
अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो मीडियन क्या आएगा, 8th टर्म की वैल्यू, 8th टर्म, ठीक, और 8th टर्म हमारा क्या है, देखो 5, ये 6, 7, 8, तो मीडियन यहाँ पे क्या आया 6, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि ये आपको ये मानना था कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके मार्क्स 4 से कम होंगे, ठीक। तो अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आता 6, 6.5, 7 एंड 7.5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6, ठीक। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इन द यील्ड ऑफ बार्ले फ्रॉम 7 प्लॉट्स ऑफ साइज 1 स्क्वायर यार्ड ईच वर फाउंड टू बी 180, 191, 175, 111, 154, 141 एंड 176, देन व्हाट इज द मीडियन यील्ड, ठीक। यदि 7 भूखंडों जिनमें से प्रत्येक का आकार 1 वर्गज है कि जौ की पैदावार ग्राम में गिवन है 180, 191, 175, 111, 154, 141 एंड 176, तो पैदावार की माध्यिका क्या होगी। तो देखो जो भी डेटा गिवन है 180, 191, 175, 111, 154, 141 और 176, इतना है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा गिवन है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करें, तो 111, 141, 154, 175, 176, 180 और 191, ठीक। अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा n की बात किया जाए तो n यहाँ पे 7 है। उसके बाद मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन क्या होता है, ऑड नंबर। ये कैसा है, ऑड नंबर है, तो n+1 अपॉन 2th टर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 + 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज 4th टर्म, और 4th टर्म हमारा क्या है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक। तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 175, 175 इज द विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये हमारा ऑप्शन में सी पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3rd की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज साइज ऑफ द शू सोल्ड इन द शॉप। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों में से कौन सी एक माप किसी दुकान में बेचे जाने वाले जूतों के औसत आकार को निकालने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे आया है एवरेज साइज, ठीक, और एवरेज हमारा किससे निकलता है, अर्थमेटिक मीन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट अर्थमेटिक मीन, जिसका मतलब क्या है, समांतर माध्य, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो जब वर्ग अंतरालों का विस्तार समान है तो आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है। क्वेश्चन है हमारा व्हेन द क्लास इंटरवल हैव इक्वल हाइट्स इक्वल विड्थ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स। अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी जब मैं स्टैटिक्स पढ़ा रहा था वहाँ पे याद है तो मैंने हिस्टोग्राम बताया हुआ था। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम जस्ट लाइक अ बार ग्राफ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो जो ग्राफ बनता है वो कुछ हमारा ऐसे बनता है, ठीक, और ये जो इसकी विड्थ होती है, विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम क्या बताता है, क्लास इंटरवल, और हाइट क्या बता रही थी, हाइट बता रही थी फ्रीक्वेंसी, ठीक, हाइट क्या बताती है हमारी, फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी पार्ट हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्योंकि इधर जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो वाई एक्सिस होती है उस पर हम कौन से क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक।
तो ये जितनी हाइट होती है ये क्या बताती है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि द एजेस ऑफ द 7 फैमिली मेंबर्स आर 2, 5, 12, 18, 38, 40 एंड 60 ईयर्स respectively. After 5 years, a new member aged X year is added. If the mean age of the family now goes up by 1.5 year, then what is the value of X? एक परिवार के 7 सदस्यों की आयु क्रमशः 2, 5, 12, 18, 38, 40 और 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद एक नया सदस्य जिसकी आयु X वर्ष है परिवार में जोड़ा गया है। यदि परिवार की माध्य आयु अब 1.5 वर्ष बढ़ जाती है तो x की मान क्या होगी, x का मान क्या है। तो देखते हैं जो हमारे पास अभी डेटा गिवन है 2, 5, 12, 18, 38, 40 और 60, ठीक, इतने ईयर्स हैं पर्सन। तो देखते हैं सबसे पहले अगर इसका मीन निकालें, मीन निकाल रहे हैं, मीन मतलब एवरेज होता है, तो समेशन ऑफ ये मैंने बताया था कि सबको सम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं। मीन क्या होती थी अगर आपको याद हो तो हम करते थे सम ऑफ ऑल द डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक। तो 2 + 5 + 12 + 18 + 38 + 40 + 60, ठीक, डिवाइडेड बाय कितने डेटा हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसको जब हम ऐड करते हैं तो देखो कितना आएगा 60, 40, 100, 38, 2, 40, 140, 18, 12, 30 और 5, 175 डिवाइडेड बाई 7। और जब हम मीन निकालते हैं तो मीन क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी 25। अब देखो जब मीन 25 आ गया हमारा, उसके बाद बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष अब से ले रहे हैं तो मीन कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि अगर न्यू मीन m डैश अगर हम बात करें तो 5 वर्ष बाद जो मीन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबकी आयु 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो उसकी मीन कितनी बढ़ जाएगी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। उसके बाद बोला गया है कि एक नया फैमिली मेंबर ऐड होता है जिसकी आयु कितनी है x। देखो जब ये 30 हो जाएगा तो परिवार की टोटल आयु कितनी हो जाएगी वो सोचो, ठीक, 210, क्योंकि 7 पर्सन है, मीन 30 हो गई तो टोटल कितना हो जाएगा 210। और उसके बाद बोला गया है कि यदि परिवार की माध्य आयु अब 1.5 वर्ष बढ़ जाती है तो x का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं देखो जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आयु 210, तो जितने फैमिली मेंबर रहे होंगे वो उनका प्लस x एक्स्ट्रा, ठीक। उसके बाद अब मीन कितने पर्सन की निकलेगी 8, क्योंकि 7 पहले थे 8 अब हो गए हैं। और अगर मीन 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, इसका मतलब अब जो नई मीन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 26.5 इंटू 8 करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो 210 प्लस x इक्वल टू 5 8 जा 40, 8 6 जा 52, सॉरी 48 प्लस 4 52, 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21, यह आ गया 212। तो x की वैल्यू 212 माइनस 210, x कितना आ गया यहाँ से 2 ईयर। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 ईयर आया। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा बी, ठीक। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है, लड़कों का औसत वजन 50 किलो तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है। लड़कियों से लड़कों की संख्या कितनी अधिक है? द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 46 kg। जो मीन वेट दिया हुआ है, देखो अगर हम मीन देखें तो कितना दिया हुआ है 46 kg और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। ठीक, तो टोटल देखो मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, ठीक, सम ऑफ डेटा क्या हो जाएगा मीन इंटू नंबर ऑफ डेटा। मीन 46 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4600। यानी कि जितने भी 100 स्टूडेंट हैं अगर उनके वेट का अगर हम सम करें, इंडिविजुअली सबका वेट लें और सम करें तो 4600 kg आएगा। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि 50 जो लड़के हैं उनका मीन वेट कितना है 50 और गर्ल्स का 40। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। देन नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम बात कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। ठीक, अगर हम इसी तरीके से इसी फार्मूले को अप्लाई करें तो मीन सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज अगर ये कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा बॉयज का मीन इंटू नंबर ऑफ बॉयज x इंटू 50। ठीक, और सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, अगर इसको भी ऐड करें तो सेम आना चाहिए। तो ये 46 इजकल टू 50x प्लस 100 माइनस x इंटू 40। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4600 इजकल टू 10x प्लस 4000 आएगा यहाँ से। 10x इजकल टू 600, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसका मतलब 60 बॉयज होंगे। ठीक, तो बॉयज कितने हो गए 60 और गर्ल्स कितने हो गई 40। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज़्यादा है 20। ठीक, 20 ज़्यादा है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये था हमारा आंसर नंबर 6 जिसका आंसर कितना आया 20। ये पार्ट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मानो व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू 25, 65, 73, 75, 83, 76, 17, 15, 7 एंड 14। ये हमारी मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीन से जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, अगर आप मीन से सबका डेविएशन निकालो और सबके डेविएशन का सम करो तो 0 आता है। ठीक, इसका आंसर 0 आएगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। अगर आपको जैसे नहीं भी समझ में आ रहा हो तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी डेटा गिवन है आप उसकी मीन निकाल लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे 25 प्लस 65 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 83, 76, 17 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 14 और डिवाइडेड बाई कितना डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 5 10। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आता है 5 5 10 3 13 5 18 प्लस 3 21 27 34 39
46 प्लस 4 50, 0 5 7 13 7 20 7 35 42 43 44 एंड 45। तो ये कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 100, तो मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे 45। अब डेविएशन क्या होता है कि डेविएशन मीन से इंडिविजुअल डेटा कितना अलग है, कितना डिफर कर रहा है वो कैलकुलेट करो। तो हम क्या करते हैं, डेटा माइनस मीन, ठीक। जब भी हमको डेविएशन निकालना हो तो डेटा माइनस मीन करते हैं, तो 25 माइनस 45 ये आएगा हमारा -20। सबके साथ क्या करना है आपको, विथ साइन लिखने हैं, जो भी नंबर रिजल्ट आएगा वो विथ साइन लिखना है। तो ये 20 आ जाएगा, 73 माइनस 45 आप करोगे तो ये कितना आएगा 28, 75 माइनस 45 करोगे तो प्लस 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 हैं ये सारे 30। देन आप क्या करोगे 83 माइनस 45 तो ये आएगा प्लस 38। ऐसे ही जब आप सारे कैलकुलेट करके और सारे वैल्यू आप ऐड करोगे तो देखोगे कि ये प्लस और माइनस की वैल्यू कट जाएगी। लाइक दैट 76 माइनस 45 ये आ जाएगा हमारा 31। उसके बाद -17 माइनस 45 करेंगे तो ये आएगा -28। 15 माइनस 45 करेंगे तो ये आएगा -30। 7 माइनस 45 करेंगे तो -38 एंड 14 माइनस 45 करेंगे तो ये आएगा हमारा -31। अब आप इसे प्लस और माइनस वाले को ऐड करो, ठीक। तो रिजल्ट कितना आएगा, जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर जिसको पता है कि मीन से जो डेविएशन होता है, अगर सारे डेविएशन का हम अलजेब्रिक सम करते हैं तो 0 आता है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी आंसर इसको कर दे सकते थे। तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 0। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मीन ऑफ द फाइव ऑब्जर्वेशन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8। 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे और ये दिया हुआ है m, ठीक। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो देखोगे क्या आ रहा है 5x प्लस 2 प्लस 4 6 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू m। तो m यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो x प्लस 4 आ गया, ठीक। m की जो वैल्यू आई x प्लस 4 आई। उसके बाद बोला गया कि फर्स्ट 3 डेटा जो हैं अगर हम उसका मीन निकालें तो क्या आएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 4 यही हमारे पास डेटा है, 3 से डिवाइड करो, ठीक। अगर आप इसका मीन निकालोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, ठीक। ये x प्लस 4 है, इसी के बराबर m है, ये x प्लस 2 है, तो इन तीनों का डेटा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा m माइनस 2, ठीक। तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सी पार्ट m माइनस 2। नेक्स्ट देख रहे हैं व्हाट इज द मीडियन ऑफ 2 4 6 अप टू 100। अगर आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास वो कैसे गिवन है, सारे इवन नंबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 2 4 6 अप टू 100। इसका मीडियन क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसमें कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, ठीक। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 50। और ये कैसा नंबर है, इवन नंबर,
ठीक, ये हमारा इवन नंबर। अब हम इवन नंबर का जो मीडियन है वो इससे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन इक्वल टू हम लिखते हैं n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म अपॉन 2। ठीक, तो इसकी जगह 50 रखो, तो 50/2 25th टर्म, और 50 + 2 52 डिवाइडेड बाई 2 26 टर्म डिवाइडेड बाई 2। जब आप 52th टर्म कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आएगा 52 डिवाइडेड बाई 2, और इसे कैलकुलेट करोगे 102 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 51, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 51। ठीक, तो जो करेक्ट पार्ट होगा इसका डी पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ है कि द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स आर 10 and 12 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? अगर आपको याद हो तो जब हम मीन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था कि हार्मोनिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो हार्मोनिक मीन यहाँ पे हमारा 10 दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, और ये 12 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल दें तो अर्थमेटिक मीन आएगा 144 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 14.4, एंड यही हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, it touches the side AB and AC at M and N respectively. If O is the center of the circle and angle A is equal to 70 degree, then what is the value of angle MON? देखो क्या बोला गया है, एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल के अंदर है। ये A, B एंड C है। ठीक, और जिस पॉइंट पे सर्कल को ये टच करता है दैट इज पॉइंट M एंड N। उसके बाद O अगर सर्कल का सेंटर पॉइंट है तो हमसे पूछा गया है A ये दिया हुआ 70 डिग्री और हमसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो OM क्या है, परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक, AB कैसी लाइन है, एक इस सर्कल पे टेंजेंट है। सिमिलरली AC भी टेंजेंट है एट पॉइंट N। ठीक, OM और ON ये कैसे होंगी, टेंजेंट है। अब देखो अगर ये और ये भी पता है कि किसी भी टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है वो कैसी कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं यही क्या होती है इसकी नॉर्मल। ठीक, अब एक थ्योरम और पढ़े थे हम कि ये जो इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, एंगल MAN को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक, ये पार्ट कितना हो जाएगा 35 और सिमिलरली ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 35। अब आप एक ट्रायंगल चेक कर लो, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये पॉइंट M है, ये A है, ये N है, ये एंगल 35 है
ये 90, तो ये वाला कितना बचा 55। ठीक, सिमिलरली ये भी 35, ये 90 और ये 35। तो जो एंगल MON होगा वो कितना लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ एंगल MOA। ठीक, तो 2 × 55 करेंगे तो आंसर विल बी 1010। यही होगा एंगल MON की वैल्यू। ठीक, एंगल MON की यही वैल्यू हमारी हो जाएगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 आया है वो हमारा है ट्रायंगल के पार्ट से। और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिया हुआ है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8450 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली साइड A है, ये B है और ये C है। ठीक, A B C ये है। तो इसके साइड्स के स्क्वायर का सम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना दिया हुआ है 8450। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमें ये पता होता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2C स्क्वायर इक्वल टू 8450। तो C स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं 4225। ठीक, यहाँ से जब हम C की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 65 सेंटीमीटर। ठीक, और यही हमारा हाइपोटेनियस है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा डी पार्ट 65 यूनिट्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया हुआ कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरिया एंड इक्वल बेसिस। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज k टाइम्स द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से, इसका बेस जितना है उतना ही एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम यहाँ पे हमने क्या बनाया है वो आप थोड़ा समझिएगा। एक पैरेललोग्राम ना बना के स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के टाइप का बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे भी पैरेललोग्राम ही होते हैं। ठीक, अब इसका बेस मैंने a मान लिया, इसका बेस मैंने a मान लिया क्योंकि दोनों का बेस सेम है। इसकी जो हाइट है उसको मैंने बोल दिया HT और इसकी जो हाइट है उसको मैंने बोल दिया HP। पैरेललोग्राम की हाइट और इसकी हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो अगर अब इसके एरिया का हम देखें तो एरिया इसका सेम है, ये दिया हुआ है, तो हमसे हाइट का रेशियो पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है और इसका एरिया अगर पैरेललोग्राम का देख रहे हैं तो A इंटू HP होता है। अब आपको ये ऐसे मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आपसे अगर आप ऐसे करते हो तो एरिया निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, तो A से A कैंसिल, हमको क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, और ये कितना आ गया 2, और यही है हमारा K पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। ध्यान देना है कि हाइट ऑफ ट्रायंगल टू द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। कई बार स्टूडेंट सॉल्व तो सही करते हैं लेकिन क्या निकाल देते हैं HP अपॉन HT और 1/2
और ये भी अगर ऑप्शन दिख गया जो कि ऑप्शन नंबर डी है तो कई स्टूडेंट इसको भी मार्क करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हमारा रेशियो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दो स्क्वायर हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर की पावर 4 है, एन की पावर 4 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। एरियाज द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ एम स्क्वायर रेशियो एन की पावर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अगर देखो एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है A1/A2 अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन एन की पावर 4। तो अगर हम उसके साइड्स का रेशियो निकालो तो ये आ जाएगा m/n स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, और अगर हम पेरीमीटर निकालें P1/P2 इसी तरीके से तो ये होता है 4 इंटू साइड 1 और 4 इंटू साइड 2। तो 4 से 4 कैंसिल, साइड 1 और साइड 2 का जो रेशियो है वही इसके पेरीमीटर का भी हो जाएगा, और ये क्या है m रेशियो n स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर नंबर सी, करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ट्रायंगल ABC की माध्यिका D है, यदि AD पर कोई बिंदु P है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हम बनाते हैं, सपोज ABC एक ट्रायंगल है ABC और D इसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट क्या है D। ठीक, AD इसकी एक माध्यिका है। देन पूछा गया है, उसके बाद बोला गया है कि AD पर कोई बिंदु P है, मान लेते हैं P एक पॉइंट है, यहाँ पे है AD पे, तो PAB का क्षेत्रफल, ट्रायंगल PAB का क्षेत्रफल PAC के क्षेत्रफल से अधिक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, PAB का क्षेत्रफल एरिया ऑफ PAB इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ PAC, रॉन्ग है। एरिया ऑफ PAB इक्वल टू एरिया ऑफ PAC, ये सही पार्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या कौन सा हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि देखो ये सही हो जाएगा हमारा। अगर ये इसकी मीडियन है, डी पॉइंट क्या है इसका, एक माध्यिका है, तो ये दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर देगी। ठीक, अब डी इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल पार्ट, तो एरिया भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो ये पार्ट का आप देखो और ये पार्ट का एरिया हमारा सेम हो जाएगा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो ये कोई एक सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर पे थीटा एंगल इंटरसेक्ट करती है। ठीक, और इसी काम से क्या पूछा गया है कि कितना एरिया होगा। ठीक, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितने एंगल में, 2 पाई में। ठीक, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अगर थीटा एंगल की हम बात करें थीटा डिग्री में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक, ये इससे ये कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो अगर थीटा एंगल में कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, इतना एरिया आएगा थीटा एंगल का, एरिया ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल
right angle at C. Let P be any point on AC and Q at any point on BC. Then which one of the following statement is true? तो देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये C पे राइट एंगल ट्रायंगल है। AC पे कोई पॉइंट P मान लिया और BC पे कोई पॉइंट Q मान लिया। उसके बाद देखो अब क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी गई है ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए क्यू क्या है, ये वाली लाइन। ठीक, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और बी पी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो चेक करते हैं इसको। ए क्यू का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया प्लस बी पी का स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा सी पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक, ये एलएचएस का पार्ट हुआ। अब अगर आरएचएस के पार्ट को सॉल्व करें, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम पी और क्यू का स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अगर आर एच एस और एल एच एस देख रहे हो तो दोनों पार्ट हमारा इक्वल है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए ये कहीं नहीं बताया गया है कि ए बी इक्वल टू टी टू पी क्यू। ठीक, ये प्रूफ नहीं हो रहा है, तो यहां पे केवल स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा और सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। केवल और केवल स्टेटमेंट 1 सही है एंड सेकंड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि 4 सर्कुलर कॉइन ऑफ इक्वल रेडियस आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स coinciding with the 4 vertices of a square. Each coin touches to other coins. If the uncovered area of the square is 42 centimeter square, then what is the radius of each coin? ठीक, ये देखो एक कोई स्क्वायर है और स्क्वायर ये ऐसे बना है कि इसके वर्टिसेस पे एक क्वाइंस रखे गए हैं और क्वाइंस ऐसे रखे गए हैं, सपोज करो कुछ ऐसे है, एक क्वाइन, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक, एक क्वाइन दो अलग अलग क्वाइन से टच कर रहा है। उसके बाद बोला गया है कि ये जो अनकवर्ड वाला पोर्शन है, दिस पार्ट, इसका एरिया हमको दिया हुआ है और बाकी एरिया में नहीं पता है। ठीक, तो अब देखो अगर ये सर्कल की रेडियस r है, ये भी r है, ये भी r है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 2r। साइड कितनी हो जाएगी, 2r, और एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं कितना पोर्शन हमारा कवर्ड है। एरिया ऑफ कवर्ड पोर्शन। ठीक, ये देखो ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट सर्कल है, तो 4 सर्कल मिला के एक सर्कल बना लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें अनकवर्ड का दिया हुआ है तो एरिया ऑफ अनकवर्ड हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कवर्ड पोर्शन। ठीक, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप r स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 माइनस पाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एरिया, और ये किसके इक्वल होगा, हमारा 42 के इक्वल। तो 42 इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 4 माइनस 22/7। तो इसे कैलकुलेट करोगे, 28 माइनस 22 6/7, 6 से इसे काटोगे, 7 7 जा 49, r स्क्वायर आ गया 49, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक,
तो ये कितना हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक बाल्टी के सपाट वृत्तीय फलकों की त्रिज्याएं x और 2x हैं। यदि बाल्टी की ऊंचाई 3x है तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। द रेडियाई ऑफ द फ्लैट सर्कुलर फेसेस ऑफ अ बकेट आर x and 2x, देन एंड हाइट ऑफ द बकेट इज 3x, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट। देखो बकेट जो है कुछ इस टाइप की है, नीचे वाले की रेडियस 2x, ऊपर x, और इसकी जो हाइट है वो है 3x। इट जस्ट लाइक अ फ्रस्टम। ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्रस्टम का, ठीक। और जो इसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, वो क्या होता है, h/3 पाई h/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ठीक। तो पाई की पाई ही रहने दो, h 3x है अपॉन 3, r1 हम इसको मान लेते हैं x स्क्वायर, r2 2x है तो 4x स्क्वायर, और r1 प्लस r2 करोगे तो 2x स्क्वायर, r1 इंटू r2 करोगे तो ये पूरा हो जाएगा 7x स्क्वायर। यहाँ से 22/7 रखोगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 22x क्यूब, ठीक। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 22x क्यूब, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन P, Q, R, S एंड T हैं, देन 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R किसके बराबर होता है, ठीक। एक आप क्यूबाइड बना लो जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है। P, ये है Q, हाइट R, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया है वो क्या होता है। अगर आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे, S यहाँ पे दिया हुआ है, S इज द सरफेस एरिया एंड V इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर निकालोगे तो ये होता है P इंटू क्यू इंटू आर, लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित चौड़ाई, और सरफेस एरिया निकालोगे तो ये होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई पी क्यू प्लस क्यू आर इंटू आर पी, ठीक। हमसे क्या पूछा गया है वो अब चेक करते हैं, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R। एलसीएम ले लो पी क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर, यहाँ पे आएगा पी आर, यहाँ पे आएगा पी क्यू। ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया सरफेस एरिया का आधा, तो S/2। तो 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R किसके बराबर होगा, S/2V के बराबर, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे वॉल्यूम T से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, S/2T, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है कि इन अ ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी प्रोपोर्शन टू देयर मेजर्स। एक ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स होल नंबर में है, ठीक। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल आप मान सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी नहीं है, बट अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है 1 2 3 और टोटल ऐड करोगे तो 6, ठीक। 6 = 180 डिग्री होगा,
तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 इक्वल टू होगा 20, 1 इक्वल टू 30 होगा, 2 इक्वल टू 60 होगा एंड 3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सबका सम करेंगे हमारा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो पहला वाला, अभी उसके बाद सेकंड चेक करते हैं 3, 4 एंड 5, टोटल कितना आ गया 12। 1 पोर्शन इक्वल टू 12 पोर्शन 180 डिग्री, एक रेशियो कितना हो जाएगा इसका 12, 3 रेशियो 3 इक्वल टू 36, 4 इक्वल टू 48 एंड 5 इक्वल टू 60। इसको भी टोटल ऐड करोगे 180 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7 दिया हुआ है, 5 प्लस 11 प्लस 7, 18 रेशियो दिया हुआ है 180 के, तो एक रेशियो बराबर 10, ठीक। तो 5 रेशियो इक्वल टू 50, 6 रेशियो इक्वल टू 60, 7 इक्वल टू 70। इसको भी आप ऐड करो 180 आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला है 6, 7 एंड 8, इसे आप ऐड करो तो टोटल आ जाता है 21 रेशियो 180। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो होल नंबर नहीं आता है, एक रेशियो बराबर आप कैलकुलेट करो 180 डिवाइडेड बाई 21 और ये आ जाएगा आपका 60/7, ठीक। और ये इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये एक होल नंबर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिखा हुआ है कि अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को 10% इंक्रीज किया जाता है और विड्थ को 10% डिक्रीज किया जाता है, तो उसके एरिया में कितना चेंजेस होगा, ठीक। ये देखो लेंथ में +10%, विड्थ में -10%। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था या फिर परसेंटेज पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी कई बार एक साथ कई छूट दी जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस XY/100, ठीक। टोटल चेंज ऐसे ही निकालते हैं। तो ये 10% -10 प्लस 10 इंटू -10/100, देखो 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा -1%, ठीक। तो टोटल कितना चेंजेस आया -1% का। आप इसे अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो इसकी लेंथ L है और इसकी विड्थ B है, तो L इंक्रीज होके 10% इंक्रीज हुई है तो L से ये 1.1 L हो जाएगा, और B 10% डिक्रीज हुई है तो ये 0.9 B हो जाएगा, ठीक। तो अब जो नया एरिया देखो, इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, A इनिशियल अगर हम बात करें L इंटू बी, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा 1.1 L इंटू 0.9 B, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.99 L B। अगर हम चेंज निकाल लें A फाइनल माइनस A इनिशियल 0.99 L B माइनस L इंटू बी, और परसेंटेज जब चेंज निकालेंगे तो यहाँ पे हम एल बी से डिवाइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1% आ जाएगा, वो भी माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एरिया है वो 1% डिक्रीज हुआ है। और ये आंसर था, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। गिवन है द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 दिया हुआ है 1:4 का। तो सरफेस एरिया का हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है 4πr²। तो चेक करो 4πr1² 4πr2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 1:4। तो 4π कैंसिल, r1/r2 यहाँ से आप निकालोगे तो 1:2 में आएगा, ठीक। देन
अगर आप कैलकुलेट करो वॉल्यूम V1 अपॉन V2 कैलकुलेट कर रहे हो तो V क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो जब आप 4/3 पाई आर क्यूब कर रहे हो V1 अपॉन V2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, केवल और केवल R1 क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। R1 अपॉन R2 1 है और इसका क्यूब कर दोगे तो 1/8। V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा 1/8 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ ब्रिक आर। ये कोई ईंट है सपोज करो, जिसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसका यूज करके हमको एक वॉल बनानी है जिसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वॉल अगर हम बात करें तो कितना है 45 मीटर लेंथ है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो 0.15 मीटर है एंड हाइट जो गिवन है वो कितनी है 3 मीटर, ठीक। अगर कैलकुलेट करो पूछा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ईंट्स लगेंगी, तो वॉल्यूम इक्वल कर दो 45 इंटू 3 इंटू 0.15। ये मीटर्स में है तो ये सारी भी यूनिट हमको मीटर में रखनी पड़ेंगी। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचा इधर 55 इंटू 3, उधर इंटू एन भी करेंगे कितने नंबर ऑफ ईंट्स लग रही हैं इक्वल टू एन। तो देखो 45 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आती है एन की वैल्यू 6750, ठीक। ये आंसर आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स देन द पॉलीगन इज। देखो कोई भी एक पॉलीगन है उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर हम बात करें, किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की, तो ये हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 2 इंटू एक्सटीरियर, ये 720 है, ठीक। और इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड में हमारा एक रिलेशन होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 720, वेयर एज n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, ये 4 आ जाता है, n-2 इक्वल टू 4, n की वैल्यू 6। अगर n 6 है इसका मतलब वो क्या होगा, एक हेक्सागन होगा, ठीक। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा 1 to 25 क्वेश्चन, अभी मैंने पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में देखे हैं। 26 to 50 पार्ट ए के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।